हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स में हम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 के बीच की देखेंगे। क्या है जान लेते हैं। स्मरणीय बिंदु हैं, देखते हैं इसमें। पंचवर्षीय योजना क्या है। स्वतंत्रता के उपरांत भारतीय नेताओं द्वारा ऐसे आर्थिक तंत्र को स्वीकार किया गया जो कुछ लोगों की बजाय सबके हितों को प्रोत्साहित करे और बेहतर बनाए। स्वतंत्र भारत के नेताओं ने देखा कि पूरे विश्व में दो प्रकार के आर्थिक तंत्र, समाजवाद और पूंजीवाद, व्याप्त हैं। उन्होंने पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के सर्वश्रेष्ठ लक्षणों को सम्मिलित कर एक नया आर्थिक तंत्र, मिश्रित अर्थव्यवस्था विकसित किया। भारत प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 1950 में आयोजन का गठन हुआ, जिसके माध्यम से सरकार अर्थव्यवस्था के लिए योजना का निर्माण करती तथा निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करती। इस योजना आयोग के गठन के साथ ही भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का युग प्रारंभ हुआ। क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। अब देखते आगे, पंचवर्षीय योजना की सामान्य उद्देश्य क्या है। पंचवर्षीय योजनाओं के सामान्य उद्देश्य देखते हैं। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के लिए विशेष रणनीति तथा लक्ष्य होते हैं जिन्हें पूरा करना होता है। पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य निम्न हैं: उच्च समृद्धि दर, अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, सामाजिक समानता। ये इसके क्या थे? 4 मेजर उद्देश्य हैं। समृद्धि क्या है? समृद्धि से तात्पर्य देश की उत्पादन क्षमता में वृद्धि से है, जैसे कि देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं में वृद्धि, अर्थात उत्पादक पूंजी या सहायक सेवाओं जैसे परिवहन और बैंकिंग सेवाओं का वृद्धि, स्टॉक या उत्पादक पूंजी और सेवाओं की क्षमता में वृद्धि। सकल घरेलू उत्पाद किसी राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि का संकेतक। जीडीपी एक वर्ष में उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को कहते हैं। जैसे चॉकलेट या केक की टुकड़े के उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे जैसे चॉकलेट या केक का आकार बढ़ता जाएगा और भी अधिक लोग इसका आनंद ले सकेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना के शब्दों में, अगर भारत के लोगों का जीवन और बेहतर और समृद्ध बनाना है तो वस्तुओं और सेवाओं का अधिक उत्पादन आवश्यक है। जीडीपी में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में कृषि, सेवा और औद्योगिक क्षेत्र को शामिल किया जाता है। अर्थव्यवस्था की संरचना में उपरोक्त 3 क्षेत्र सम्मिलित हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग योगदान होता है। कुछ में सेवा क्षेत्र और कुछ में कृषि क्षेत्र सर्वाधिक योगदान करता है। आधुनिकीकरण क्या है, इसके बारे में समझते हैं। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि के लिए उत्पादकों द्वारा नई तकनीक को स्वीकार किया जाता है। नई तकनीक का प्रयोग ही आधुनिकीकरण है। जैसे कि फसल उत्पादन में वृद्धि के लिए पुराने बीजों के बजाय नई उत्पन्न किस्म के बीजों का प्रयोग। इसका अर्थ केवल नई तकनीकों के प्रयोग से ही नहीं जुड़ा, बल्कि राष्ट्र की वैचारिक और सामाजिक मनोस्थिति में परिवर्तन भी है। जैसे महिलाओं को समान अधिकार दिया जाना। परंपरागत समाज में
महिलाएं केवल घरेलू कार्य करती थीं, जबकि आधुनिक समाज में उन्हें अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में कार्य करने का अवसर प्रदान होने लगा है। आधुनिकीकरण समाज को सभ्य और उत्पन्न बनाता है। आत्मनिर्भरता को देख लेते हैं। राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को तीव्र करने के दो रास्ते हैं: अन्य देशों से आयातित संसाधनों का उपयोग, स्वयं के संसाधनों का उपयोग। प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं में आत्मनिर्भरता पर चलिए हम लोग कहाँ पे थे, क्योंकि यह कॉल आ गया था उस वजह से डिस्टर्ब हो गए थे। देखते हैं समानता। ठीक है, समानता के अभाव में उपरोक्त तीनों उद्देश्य अपने आप में किसी राष्ट्र के लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि सक्षम करने नहीं। समानता के अभाव में उपरोक्त तीनों उद्देश्यों अपने आप में किसी राष्ट्र के लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि करने में सक्षम नहीं है। इस बात को ध्यान रखना। यदि आधुनिकीकरण, समृद्धि और आत्मनिर्भरता राष्ट्र के गरीबी तबके तक नहीं पहुंचता है तो आर्थिक समृद्धि का लाभ केवल धनी व्यक्तियों को ही प्राप्त होगा। अतः समृद्धि, आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण में भागीदारी के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक भारतीय को उसकी प्राथमिक आवश्यकताएं जैसे कि भोजन, आवास, कपड़ा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की सुविधा प्राप्त हो, जिससे कि आर्थिक संपन्नता और संपत्ति के विवरण में असमानता में कमी आए। देखते हैं कृषि। सन 1951 में देश की राष्ट्रीय आय में कृषि का अंशदान 59% था। भारत की लगभग 3/4 जनसंख्या के लिए कृषि ही आजीविका का संसाधन थी। औपनिवेशिक शासन काल में कृषि क्षेत्र में ना तो समृद्धि हुई और ना ही समानता रह गई। अतः नियोजकों ने कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। कृषि की भूमिका क्या है? राष्ट्रीय आय में हिस्सा, रोजगार में हिस्सा, औद्योगिक विकास के लिए आधार, विदेशी व्यापार की महत्ता, घरेलू उपभोग में महत्वपूर्ण हिस्सा। भारतीय कृषि की समस्याएं क्या हैं? भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं। सामाजिक समस्याओं में क्या क्या आता है? सामाजिक वातावरण, भूमि पर जनसंख्या का दबाव, निर्वाह कृषि, भूमि का अवक्रमण, फसलों का नुकसान। संस्थागत समस्याएं क्या हैं? सुधार की दोषपूर्ण प्रवृत्ति, साख व बाजार सुविधाओं का अभाव, जोतों का आकार। तकनीकी समस्याएं क्या? उत्पादन की अप्रचलित तकनीक, सिंचाई सुविधा का अभाव, फसलों का अनुक्रमण। 1950 से 90 की अवधि के दौरान कृषि नीति। नंबर 1, भूमि सुधार क्या है देखते हैं। मध्यस्थों का उन्मूलन, लगान का नियमन, भू सीमा का निर्धारण प्रयोग, जोतों की चकबंदी, सहकारी खेती। औद्योगिक सुधार क्या है? HYVS का प्रयोग, रासायनिक खाद का प्रयोग, कीटनाशकों का प्रयोग में वृद्धि। सामान्य सुधार क्या है? सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, संस्थागत साख व प्रावधान, कृषि विपणन व्यवस्था में सुधार, कृषि मूल्य नीति। हरित क्रांति। भारत के संदर्भ में हरित क्रांति का तात्पर्य छठे दशक के मध्य में कृषि उत्पादन में उस तीव्र वृद्धि से है जो ऊंची उपज वाले बीजों HYV एवं रासायनिक खाद व नई तकनीक के प्रयोग की फलस्वरूप हरित क्रांति की
दो अवस्थाएं। प्रथम अवस्था 60 के दशक के मध्य से 70 के दशक के मध्य तक। द्वितीय अवस्था 70 के मध्य के दशक से 80 के दशक को मध्य तक। हरित क्रांति की विशेषताएं। उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीजों का प्रयोग, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, सिंचाई व्यवस्था, कीटनाशकों का प्रयोग। हरित क्रांति को प्रभाव, विक्रय अधिशेष की प्राप्ति, खाद्यान्नों का बफर स्टॉक, निम्न आय वर्गों का लाभ। हरित क्रांति की सीमाएं, खाद्य फसलों तक सीमित क्षेत्र, किसानों में असमानता, किसानों को आर्थिक सहायता। कृषि सब्सिडी से तात्पर्य किसानों को मिलने वाली सहायता से है। दूसरे शब्दों में बाजार दर से कम दर पर किसानों को कुछ आगतों की पूर्ति करना। पक्ष में तर्क क्या है? भारत में अधिकांश किसान गरीब हैं। सब्सिडी के बिना वे आवश्यक आगतें नहीं खरीद पाएंगे। आर्थिक सहायता को समाप्त कर देने पर अमीर व गरीब किसानों के मध्य असमानता बढ़ जाएगी। विपक्ष में तर्क, उच्च पैदावार देने वाली तकनीक का मुख्य रूप से बड़े किसानों को ही लाभ मिला, अतः अब कृषि सब्सिडी नहीं दी जानी चाहिए। एक सीमा के बाद आर्थिक सहायता संसाधनों के व्यर्थ उपयोग को बढ़ावा देती है। रोजगार महत्व, रोजगार सृजन, कृषि का विकास, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, श्रम की अधिक उत्पादकता, समृद्धि के लिए अधिक क्षमता, निर्यात की अधिक मात्रा की पूंजी, आत्मनिर्भर विकास को उत्पन्न करता है, क्षेत्रीय संतुलन को बढ़ाता है। औद्योगिक नीति 1956 भारत का औद्योगिक संविधान। विशेषताएं क्या हैं? उद्योगों का 3 श्रेणियों में वर्गीकरण। प्रथम श्रेणी में 17 उद्योग रखे गए हैं जिनकी स्थापना व विकास केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के रूप में किया जाएगा। इस श्रेणी में 12 उद्योग रखे गए हैं जिनकी स्थापना निजी व सार्वजनिक क्षेत्रों में की जाएगी, किंतु निजी क्षेत्र केवल गौण भूमिका निभाएगा। उपरोक्त 1 व 2 श्रेणी के उद्योगों के अतिरिक्त अन्य सभी उद्योगों की निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिया गया। औद्योगिक लाइसेंस, निजी क्षेत्र में उद्योगों को स्थापित करने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना आवश्यक बना दिया गया। लघु उद्योगों का विकास, औद्योगिक शांति में कमी, तकनीक, शिक्षा व प्रशिक्षण, सार्वजनिक क्षेत्र में भूमिका, मजबूत औद्योगिक आधार का सृजन, आधारभूत ढांचे का विकास, पिछड़े क्षेत्रों का विकास, बचतों को गतिशील बनाना व विदेशी विनिमय के लिए, आर्थिक शक्ति के लिए, विकेंद्रीकरण को रोकने के लिए, आय व धन के वितरण में असमानता बढ़ाने के लिए, रोजगार प्रदान करने के लिए, आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा देने के लिए। लघु स्त्री उद्योगों की भूमिका, श्रम प्रधान तकनीक, स्वरोजगार, कम पूंजी प्रदान, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात का बढ़ावा, आय का समान वितरण, उद्योगों का विकेंद्रीकरण, बड़े स्तर के उद्योगों के लिए आधार, कृषि का विकास। लघु स्त्री उद्योगों की समस्याएं, वित्त की समस्या, कच्चे माल की समस्या, बाजार की समस्या, अप्रचलित मशीन व संयंत्र, निर्यात क्षमता का अपप्रयोग, तानाशाही बाधाएं, बड़े स्तरीय उद्योगों में से प्रतियोगिता, व्यापार नीति, आयात प्रतिस्थापन। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने आयात प्रतिस्थापन की नीति को अपनाया, जिसे अंतर्मुखी व्यापार नीति कहा जाता है। आयात प्रतिस्थापन से विपर्य घरेलू उत्पादन से आयातों को प्रतिस्थापित करने की नीति से है। सरकार ने 2 तरीकों से भारत में उत्पादित वस्तुओं को आयात से संरक्षण दिया है। प्रशुल्क, आयातित वस्तुओं पर लगाए जाने वाले कर,
कोटा। इसका अभिप्राय घरेलू उत्पादक द्वारा एक वस्तु की आयात की जा सकने वाली अधिकतम सीमा को तय करने से होता है। आयात प्रतिस्थापन के कारण भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों के उद्योगों इस स्थिति में नहीं है कि वे कर लेना, ठीक है, को की जगह पर नहीं है, वे अधिक विकसित अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं से प्रतियोगिता कर सकें। महत्वपूर्ण वस्तुओं के आयात के लिए विदेशी मुद्रा बचाना